हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11वीं पार्ट 5 में देखा था फल की आकारिकी, है ना। पुष्प की आकारिकी देख रहे हैं हम लोग चैप्टर, उसमें देखा था फल की आकारिकी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीज की आकारिकी, सीड मॉर्फोलॉजी। परिपक्व बीज ही क्या कहलाता है? जो परिपक्व मैच्योर्ड जो हो जाता है बीज, वो क्या कहलाता है? जो बीजांड जो हो जाए है वो परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। यह पादप भ्रूण संचित खाद्य बीज आवरण का बना होता है। जो बीजांड से बीज बनता है ना, बीजांड से बीज, वो क्या होता है? वो पादप भ्रूण जो होता है उसमें क्या होता है? संचित खाद्य, जो खाद्य हम लोग तब जो पोषक देता है उस फल को या उस बीज को, वो क्या होता है? उसमें संचित खाद्य जो होता है वो संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, एवं बीज आवरण का बना होता है। बीज जो होता है वो किसके अंदर स्थित होता है? फल के अंदर स्थित होता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। वास्तव में निषेधित बीजांड ही विकसित होकर बीज बनाता है। जो निषेचित होता है, निषेचन के फलस्वरूप बना जो उत्तर होता है वो क्या कहलाता है? बीज। जो बीजांड होता है वही बीज बनाता है। बीजांड के अध्यावरण विकसित होकर बीज चोल बनाते हैं। जो बीजांड का अध्यावरण होता है, इंटेग्यूमेंट्स, वो क्या करते हैं? बीज चोल बनाते हैं। बाह्य आवरण जो होता है बीज का, वो टेस्टा बनाता है, जबकि अध्यावरण बीज चोल की आंतरिक स्तर या टैगमेन का निर्माण करता है। जबकि जो अध्यावरण होता है वो क्या करता है? बीज चोल का आंतरिक स्तर का टैगमेन का निर्माण करता है। आंतरिक स्तर को कौन बनाता है? तो अध्यावरण का बीज चोल, और जो टेस्टा होता है वो बाह्य चोल को बनाता है, बाहरी भाग को। ठीक है। कभी कभी जो बीज के दोनों चोल होते हैं, मतलब बाह्यावरण और अध्यावरण जो एक इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि इन्हें पृथक पृथक नहीं पहचाना जा सकता। बीज चोल के अंदर स्थित बीज का संपूर्ण भाग जो क्या कहलाता है? गिरी कहलाता है। हम लोग बोलते हैं ना नारियल गिरी वगैरह ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है? जो बीज चोल के अंदर स्थित जो बीज का संपूर्ण भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? गिरी, कैर्नल बोलते हैं। इसी के अंदर भ्रूण स्थित होता है। बीज के अंदर ही क्या स्थित होता है? भ्रूण स्थित होता है। बीज में स्थित जो भ्रूण होते हैं उसमें बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज के, देखो ये आपका बीज है, इस बीज के क्या होता है? बीज के अंदर में भ्रूण स्थित होता है। अब जो भ्रूण होता है उसमें भ्रूण पत्र होते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है। बीज के अंदर में पत्र स्थित होता है, भ्रूण स्थित होता है, उसमें जो पत्र होते हैं उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, मोनोसाइटोलिडोडिनस और डाइसाइटोलेनिडस। ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री क्या होता है? इस प्रकार के बीजों में केवल एक ही बीज पत्र होता है। नाम से स्पष्ट है, एक बीजपत्री मतलब एक ही बीज पत्र स्पष्ट होगा, और इनके जो बीज होते हैं उनके भ्रूण के लिए क्या, उनका जो भ्रूण होता है उनके उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोष एक बीजपत्री जो फल होता है ना, एक बीजपत्री वाला जो बीज होता है उसमें एक बीज पत्र उपस्थित होता है, और दूसरा बात इसमें भ्रूणपोष होता है, इसलिए इनकी उपस्थिति, भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण इसको भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण है आपका धान, जौ, गेहूं आदि। ठीक है। फिर है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में क्या होगा? नाम से स्पष्ट है ये भी कि इसमें दो बीज पत्रों की संख्या क्या होगी? 2 होगी, और इनमें जो भोजन होता है भ्रूणों के पोषण के लिए क्या होता है? बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है। इन जो बीज होते हैं इनमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। उदाहरण है आपका चना, मटर, सेम, मूंगफली के बीज। परंतु कुछ द्विबीजपत्री पौधों में अपवाद, कुछ में ही होता है अपवाद की भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे कि अरंड का बीज। अब देखते हैं, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, एक बीजपत्रीय बीज और द्विबीजपत्रीय बीज में अंतर, ये पूछा जाता है। तो एक बीजपत्रीय बीज में क्या होता है? एक बीज पत्र होता है। ठीक है। और इसमें 2 बीज होते हैं। एक बीजपत्रीय के किनारे से प्रांकुर का विकास होता है। इसमें क्या होता है? इसके दोनों बीज पत्रों के मध्य से निकलता है। देखो ये क्या है? अगर यहाँ पे बीज पत्री है तो इसके दोनों ओर से निकलेगा। ठीक है। और इसका अगर बीज है तो यहाँ से साइड से निकलेगा। क्लियर। इसमें एक बीजपत्रीय जो बीज होता है उसमें एल्यूरॉन का स्तर पाया जाता है। किसका स्तर पाया जाता है? तो एल्यूरॉन का स्तर पाया जाता है, और इसमें एल्यूरॉन के स्तर का अभाव होता है। किसमें? द्विबीजपत्रीय पौधों बीज में। एक बीजपत्रीय बीज में क्या होता है? भ्रूणपोषी होते हैं, और इसमें भ्रूणपोषी और एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इसके प्रांकुर के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण
प्रांकुर चोल पाया जाता है। जो प्रांकुर होता है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एक सुरक्षा आवरण पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर चोल बोलते हैं। इसमें प्रांकुर चोल का अभाव होता है। मूलांकुर के चारों तरफ एक सुरक्षा आवरण मूलांकुर चोल पाया जाता है। क्या होता है, मूलांकुर जो होता है, प्रांकुर और मूलांकुर, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, प्रांकुर निकलता है, इधर से मूलांकुर निकलता है। तो जो मूलांकुर होता है उसके चारों तरफ एक सुरक्षा आवरण मूलांकुर चोल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। मूलांकुर जो होता है उस पर टोप पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मूल टोप का अभाव होता है। उपकला स्तर द्वारा संग्रहित भोजन का पोषकों द्वारा अवशोषण नहीं होता। इसका क्या होता है, जो उपकला जो होता है, उपकला स्तर जो होता है बीजों के ऊपर, उसमें संग्रहित भोजन का पोषकों द्वारा अवशोषण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के उपकला स्तरों का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीजों की संरचना। देखते हैं कि चने का बीज कैसा होता है। तो यह एक भूरे या सफ़ेद गुलाबी रंग का, देखो चने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनका जो कलर होता है, शेप साइज होता है, वो अलग अलग चने का अलग अलग होता है। जैसे कि भूरा, सफ़ेद, गुलाबी, है ना। ये द्विबीजपत्री अभ्रूण पोषी बीज होता है, मतलब इसमें भ्रूण पोष नहीं प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, बीज चोल या बीज आवरण पाया जाता है। चने का जो बीज होता है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, बीज चोल या बीज आवरण पाया जाता है। भीगे बीज के छिलके को हटाकर देखने पर बीज चोल जो होता है, अगर कोई चना भीगा हुआ है, अगर उसको उठाते हैं और उसको हल्के से छील कर देखते हैं, तो जो बीज चोल होता है या फिर बीज आवरण जो होता है वो दो स्तरों का बना दिखाई देता है। बाहरी जो मोटे तथा भूरे आवरण को क्या बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं, ठीक है। बाहरी मोटे तथा भूरे आवरण को अंतः आवरण टैगमेन कहते हैं। चने के बीज का एक बाह्य आवरण जो होता है वो क्या दिखाई देता है, मोटा जो संयुक्त स्तर का होता है, जिसके द्वारा बीज एक तंतु द्वारा फल से जुड़ा रहता है। मोटा आवरण जो होता है वो एक तंतु से, एक रेशेनुमा संरचना से, किससे जुड़ा होता है, फल से जुड़ा होता है। इस सिरा को क्या बोलते हैं, यह जो सिरा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। इस प्रकार का होता है चना का सिरा। तो ये जो नुकीला सिरा होता है, उस नुकीले सिरे पर एक गड्ढा पाया जाता है, ठीक है। ये जो देखो इस प्रकार का दिखाई देता है चना, और इसमें क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये जो गड्ढा होता है इसको बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं, हीलियम। हीलियम मतलब होता है नाभिका। क्लियर। नाभिका के बीच में एक छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, बीजांडा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांडा द्वार बोलते हैं। इसको माइक्रोपाइल भी कहते हैं। भीगे बीज को दबाने से यहीं से पानी निकलता है। जब भीगा बीज होता है, जब उसको दबाते हैं तो पानी वहीं से निकलता है। नाभिका के ऊपर बीज चोल पर एक पतली धारी पाई जाती है। जो नाभिका है उसके ऊपर बीज चोल है, ठीक है। ये नाभिका है और इसके ऊपर बीज चोल पाया जाता है। उसमें एक पतली धारी पाई जाती है जिसे संधि रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संधि रेखा। यह रेखा बीज को दो भागों में बांटती है। जो क्या होता है, देखो यहाँ पे एक रेखा पाई जाती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, संधि रेखा बोलते हैं। और ये जो रेखा होती है वो क्या करती है, जो चना होता है उसको दो भागों में बांट देती है, उसके बीज को। तो बीज चोल के हटाने पर बीज में जो भाग दिखाई देता है, जब बीज चोल को हम लोग हटाते हैं पूरे तरीके से और उसको हटाने के बाद एक सफ़ेद रंग का भाग दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। और इसके भ्रूण में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो भ्रूण में बीज पत्र पाए जाते हैं, भ्रूणी अक्ष पाया जाता है, ठीक है। बीज पत्र क्या होता है, जब भ्रूण को मतलब देखो बीज चोल को हटाए तो हम लोगों को भ्रूण दिखाई दिया। अब भ्रूण में क्या होता है, बीजों को खोलने के बाद जब दो मोटी चपटी रचनाएं दिखाई देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, बीज पत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, बीज पत्र कहते हैं। फिर है भ्रूणी अक्ष। दोनों बीज पत्रों के बीच एक छोटी सी रचना दिखाई देती है। जब देखो ये जो बीज है, ठीक है, उसको जब खोलेंगे तो यहाँ दो मोटी रचना दिखाई देती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, बीज पत्र कहते हैं। और भ्रूणी अक्ष किसको बोलते हैं, तो जो बीज पत्र होता है उसके बीच में एक छोटी सी संरचना होती है, अक्ष होती है, उसको क्या बोलते हैं, जिससे दोनों बीज पत्र जुड़े हुए होते हैं। वास्तव में इन दोनों बीज पत्र रूपांतरित पत्तियां हैं और भ्रूणी अक्ष जो होता है वो पौधे का मुख्य अक्ष होता है। वह भाग बीज पत्रों के बीच में दबा होता है, जिसको प्रांकुर कहते हैं। ये जो दो होता है उसके बीच में दबा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल या फिर प्रांकुर बोलते हैं, ठीक है। यह अंकुरण के बाद पौधे के प्रांकुर या प्ररोह का सूट सिस्टम का निर्माण करता है। जो प्रांकुर होता है वही, और अक्ष जो होता है वो दूसरा सिरा जो बीज पत्रों के नीचे स्थित होता है वो मूलांकुर कहलाता है, रेडिकल कहलाता है और जड़ बनाता है, ठीक है।
प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग क्या कहलाता है? इपिकोटाइल कहलाता है, बीज पत्रोपरिक कहलाता है। ये जो प्रांकुर यहाँ से निकलता है, इसके जो नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं बीज पत्रोपरिक, इपिकोटाइल। अक्ष का वह भाग जो बीज पत्रों के ठीक नीचे, अक्ष का वह भाग जो बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित होता है, बीज पत्राधार कहलाता है। मतलब प्रांकुर अक्ष के नीचे और इसके ऊपर दोनों के बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? बीज पत्राधार कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मक्का का बीज। देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने बात किया चने का बीज का, अब देखते हैं मक्के के बीज का। चना का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, और वो भ्रूणपोष अब्सेंट होता है उसमें। लेकिन जो मक्का का बीज होता है वो एक बीजपत्रीय होता है और उसमें भ्रूणपोषी बीज है, इसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। मक्के का बीज जो होता है वो एक बीज फलीय फल है कि जिसकी विशेषता यह कि फल भित्ति बीज चोल में समेकित होती है। इसकी फल भित्ति क्या होती है? बीज चोल में जो एक साथ जुड़ा होता है। मक्के के बीज का जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। मक्का का बीज इस प्रकार का दिखाई देता है, पीला तथा चपटा होता है। निचला भाग क्या होता है? हल्का, देखो या आप ध्यान से देखोगे मक्के के बीज का तो जो ऊपर का भाग होता है वो चौड़ा होता है और पीले रंग का होता है, और नीचे का भाग थोड़ा सकरा होता है और हल्के रंग का या फिर सफ़ेद रंग का होता है। निचले भाग से वृंत के द्वारा बाल से अक्ष से जुड़ा रहता है। ये क्या होता है? ये वृंत से जुड़ा रहता है और बाल और अक्ष भी इसी से जुड़ा रहता है। चपटी सतह से एक और एक सफ़ेद अंडाकार स्थान होता है। यहाँ पे एक अंडाकार स्थान भी दिखाई देता है इस प्रकार का, जिसके नीचे झिल्ली से ढका बेलनाकार भ्रूण पाया जाता है। इस प्रकार का होता है। यहाँ पे एक अंडाकार स्थान दिखाई देता है और इसी में क्या होता है? भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूणाक्ष एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो जिसको बोलते हैं। इसमें झिल्ली के नीचे दबा रहता है। दाने के चौड़े हिस्से पर एक उभार बिंदु होता है जो वास्तव में वर्तिका का अवशेष होता है। यहाँ पे एक उभार बिंदु होता है जिसको क्या बोलते हैं? वर्तिका का अवशेष, वर्तिका का फॉसिल्स मान सकते हैं, ठीक है। अगर इसका लंबवत काट देखेंगे, अगर इसका इस प्रकार से काट देखेंगे तो इसकी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मक्के के बीज के चारों तरफ क्या होता है? फल भित्ति तथा बीज चोल संयुक्त होकर एक आवरण बनाते हैं जिसके अंदर दो असमान भाग दिखाई देते हैं। जो बड़ा भाग होता है वो भ्रूणपोष कहलाता है। जब देखो संयुक्त होकर एक आवरण बना लिया ये, जिसके अंदर दो असमान भाग दिखाई देते हैं, जब उसको काटेंगे तो वो असमान भाग दिखाई देंगे। जिसको बड़ा भाग क्या होता है? भ्रूणपोष, जिसके बाहरी किनारे पर क्या होता है? एल्यूरॉन का स्तर होता है, ठीक है। बड़ा भाग क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है और जिसका बाहरी भाग क्या होता है? एल्यूरॉन स्तर। भ्रूणपोष के भीतरी स्तर को क्या बोलते हैं? एपिथेलियल स्तर कहते हैं। भ्रूणपोष का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल स्तर। इस प्रकार का दिखाई देता है ये, जो नीचे की ओर स्कूटेलम से सटी रहती है। किससे सटी रहती है? देखो इस प्रकार का, अगर ये अंडाकार भाग दिखाई देता है जिसमें क्या होता है? बीच में पोजीशन ऑफ एम्ब्रायो, यहाँ पे एम्ब्रायो होता है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि देखो साइड में एल्यूरॉनिक रीजन होता है, इसको स्टोर रीजन बोलते हैं। एल्यूरॉनिक रीजन ये होता है और स्टोर रीजन यहाँ पे होता है। क्लियर? अब बोल रहे हैं कि नीचे की ओर स्कूटेलम से, जो नीचे की ओर स्कूटेलम से सटा रहता है। ये देखो ये जो भ्रूण है यहाँ पे क्या होता है? स्केटुलम से सटा है। यह स्तर पाचक रसों का स्त्रावण करती है। ये वाला जो लेयर होता है, ये ये क्या करता है? पाचक रसों का सिक्रेशन करता है, जो भ्रूणपोष को पचाकर भ्रूण को ऊर्जा देता है। जो क्या करता है? भ्रूणपोष है ना, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है और ऊर्जा देता है। बीज आवरण में स्थित छोटा भाग क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ये जो बीज आवरण है उसमें जो छोटा भाग होता है ये क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ये एक्सिस है। भ्रूण में एक ढाल समान बड़ा भाग होता है जिसे स्केटुलम कहते हैं, ठीक है। ये ढाल के समान, ये देखो भ्रूण है और इसमें क्या है? एक ढाल के समान बड़ा भाग है जिसको स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम जो क्या होता है? एपिथेलियल स्तर से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो भोजन प्राप्त करके भ्रूणाक्ष को दे देता है। अक्ष जो होता है स्कूटेलम में धंसा रहता है। जो एक्सिस होता है, ये देखो ये एक्सिस है, वो कहाँ धंसा हुआ है? स्केटुलम में धंसा हुआ है और चपटा होता है, ठीक है। ये इससे क्या होता है? इसके ऊपरी भाग प्रांकुर होता है जो छोटी छोटी पत्तियों से ढका रहता है। यहाँ पे बोल सकते हैं एम्ब्रायो लिप्स है। ये देखो छोटी छोटी पत्तियों से ढका है, ठीक है। ये पत्तियाँ जो होती है वो बड़े आवरण प्रांकुर चोल से ढकी रहती है। फिर ये को
आपका कोलियोपिटाइल से जुड़ा रहता है, आवरण फ्रैंकुर चोल से ढका रहता है। अक्ष का जो निचला भाग होता है मूलांकुर कहलाता है। जो अक्ष है उसका जो निचला भाग है वो क्या कहलाएगा, मूलांकुर कहलाता है, जो मूलांकुर चोल से ढका रहता है। मूलांकुर तथा बीज पत्र के बीच अक्षीय भाग को क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार कहते हैं। अगर कुछ देखते हैं कि इसके बाद हमारा क्या हो गया, बीजों की फलों की संरचना देखें, उसके बाद बीजों की संरचना देखें, पुष्प सूत्र पुष्प आकार की हम लोगों ने लगभग जो पादप होता है उसके सारे भागों के बारे में हम लोगों ने उनकी आकारिकी के बारे में जान लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इन जो सारे टॉपिक्स पढ़े वो सारे हम लोगों के क्लियर हो गए। उनके आधार पर कुछ पादप कुलों का वर्णन देखते हैं। तो देखते हैं कि आवृत बीजी कुलों के वर्णन के लिए तकनीकी शब्द का उपयोग किया जाता है। आवृत बीजी जो मतलब अनावृत बीज और आवृत बीज, जो बीज आवृत्तों से ढका होता है उसको आवृत बीजी बोलते हैं, और अनावृत बीजी का मतलब होता है जो बीज होता है वो किसी आवरण से ढका ना हो। क्लियर। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल एवं बीजों की आकारिकी का अध्ययन कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने सारे का देखिए उसमें जो पौधे में क्या क्या चीज़ होती है और भाग होते हैं और उनके बारे में सारे चीज़ों का कैसे उनका विकास होता है और कैसे वो निर्मित होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, उनके लक्षणों के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि कुलों के वर्णन के लिए इन्हीं जो लक्षण है उनके विकल्पों में से कौन कौन से लक्षण उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनको तकनीकी शब्द में लिखते हैं और तकनीकी शब्द में बोलते हैं। जैसे कि स्वभाव, हैबिट, साग अकाष्ठीय पौधा होता है, झाड़ी जो होता है बहुतना वाला मध्यम आकार का काष्ठीय पौधा होता है, और वृक्ष जो होता है वो काष्ठीय पौधा कहलाता है। साग अकाष्ठीय पौधा बोलेंगे जिसको, झाड़ी जो होता है उसको बोलेंगे बहुतना वाला मध्य आकार का जो काष्ठीय पौधा होता है उसको झाड़ी बोलेंगे, और वृक्ष एक तना वाला काष्ठीय पौधा होता है। ठीक है, दूसरा जो है आरोही, अधिपाद, परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी। आरोही जो ऊपर बढ़ता है, अधिपादप, परजीवी मतलब दूसरे के में है, अधिपादप मतलब जो आधा तना होता है और आधा पेड़ की भांति होता है। ठीक है, मृतजीवी जो मृत चीजों से भोजन ग्रहण करता है, कीटभक्षी जो कीटों को अपना भोजन बनाता है, और सहजीवी जो दूसरे पौधों के साथ रहकर अपना जीवन यापन करता है। फिर तीसरा अगर हैबिट देखते हैं इसका, तो एक वर्षीय जो एक ऋतु में जीवन चक्र जो होता है, एक ऋतु में, या द्विवर्षीय जो 2 ऋतुओं में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। बहुवर्षीय मतलब बहुत सारे वर्षों तक ये जीवित रहता है। फिर अगर जड़ की बात करेंगे, ये हो गया। ठीक है, ये तो पूरे पौधे का मतलब पूरे वृक्ष और प्लांट का बात हो गया। अब अगर जड़ के बारे में देखते हैं तो जड़ क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मूसला जड़ तंत्र और अपस्थानिक जड़ तंत्र, इसको इस भाषा में डिनोट करेंगे, ठीक, रिकमेंड करेंगे। फिर तीसरा है स्टेम। अब स्टेम कैसा होता है, साकीय है या काष्ठीय है ना, मतलब जिसका पतला होता है नरम होता है उसको साकीय बोलते हैं, और जिसका कठोर होता है जो हरा होता है, ये साकीय जो होता है वो हरे कलर का होता है। ठीक, और जो काष्ठीय होता है वो कठोर होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है और भूरे कलर का होता है। इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे। फिर ये जो तना है वो वायवीय है, दुर्बल है कि भूमिगत है, भूमिगत है। भूमिगत में भी पढ़े थे हम लोग प्रकंद, कंद, सलकंद और घनकंद। फिर ये बेलनाकार तना है कि कोणीय तना है, साखित है कि असाखित है, ठोस है कि नलीदार है, रोमिल है कि अरोमिल है, रंग कैसा है, अन्य लक्षण। इस प्रकार से हम लोग तना को बताते हैं। फिर है पत्ती हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, हम लोग इसको सिर्फ एक रूपरेखा के रूप में आपको तकनीकी शब्द बता रहे हैं। यहाँ पे पत्ती जो है वो क्या है, स्तंभिक, मुख्य तना से जुड़ी पत्तियां जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभिक, और स्तंभिक शाखाओं से जुड़ी पत्तियों को स्तंभित शाखित बोलते हैं। फिर जो पत्तियां होती है एकांतर है, सम्मुख है कि चक्करदार है। एकांतर मतलब एक एक के श्रेणी में लगे, एक एक के क्रम में लगा है, कि सम्मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा है, कि चक्करदार मतलब चक्र में लगा है। फिर है अनुपर्णीय, अनुपर्णीय। ठीक है, सरल, संयुक्त और संयुक्त प्रकार। अवृंती है कि सवृंती है, मतलब वृंत उसमें पत्ती में वृंत है या नहीं है, अवृंती मतलब पत्ती में वृंत नहीं है, सवृंती मतलब वृंत उपस्थित है। फिर पर्णफलक का आकार देखेंगे तो रेखीय है, भालाकार है, गोल है, अंडाकार है, वृक्काकार, बाड़ाकार या सुच्चाकार। ये जो है आकार, पत्ती का जो आकार है, पत्ती का जो किनारा है, पर्ण किनारा जो अछिन्न है, तरंगित है, पिच्छाकार, पंचाकार, दंतुर, स्रवदंती, आरावत और पालीवत या हस्ताकार। जो सतह है पत्ती का जो सरफेस है वो कैसा है, अरोमिल है, रोमिल है, खुरदुरा है, सूलधारी है। सीरा विन्यास कैसा है, समांतर है कि जालिकावत है। ठीक है, फिर ये चर्मिल है, झिल्ली में है, मांसल है कि गूदेदार है। क्लियर।
फिर पुष्प क्रम में आ जाते हैं हम लोग। अब पुष्प क्रम में हम लोग को देखेंगे कि रेसिमोज है, साइमोज है, एकल कक्षस्थ है कि एकल शीर्षस्थ है। फिर रेसिमोज और साइमोज का प्रकार देखेंगे। पुष्प क्रम ना, पुष्प क्रम में हम लोग देखें कैसे, मतलब आपका रेसिमोज साइमोज जिसमें आपका कैलिक्स का रोला वगैरह सब आ जाता है। फिर आगे हम लोग डायरेक्ट पुष्प में, फ्लावर में। अब ये कैसा है, सहपत्री है, असहपत्री, सहपत्री का युक्त और एपिकैलिस, अवृंती, सवृंती, पूर्ण या अपूर्ण। क्लियर। पूर्ण या अपूर्ण कैसे बोलेंगे, जिसमें सारे जो पुष्प के भाग होने चाहिए वो उपस्थित है तो पूर्ण है, और अगर नहीं है तो अपूर्ण है। त्रिज्या सम्मित है कि एक व्यास सम्मित है, उभयलिंगी, एक लिंगी, पुंकेसरी या स्त्री केसरी। ठीक है। फिर द्विभाग, त्रिभाग, चतुर्भागी और पंचभागी है कि कितने भाग में है उसको बताएंगे। फिर है कि जायांगधर है, पर जायांगी है और जायांगोपरिक है। फिर पुष्प जो है वो चक्रीय है या अचक्रीय है, और उसके अन्य लक्षण देखेंगे। पुष्प के बाद हम लोग देखते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है। बाह्य दल पुंज कैसा है, पेपस है, यदि दल की संख्या तो बाह्य दल है कि पेपस है, पृथक बाह्यदली, संयुक्त बाह्यदली, कोर स्पर्शी, विवर्तित कोर छादी या किंचन कुंसित, आशुपाती है कि पर्णपाती है कि अपाती है। ठीक है। रंग तथा अन्य लक्षण। फिर दल पुंज, दल की संख्या, पृथक दलीय, संयुक्त दलीय, कोर स्पर्शी, विवर्तित, कोर आच्छादी। फिर उसका आकार देखेंगे कि क्रॉस रूप में है कि गुलाबवत है कि कुंभाकार है अथवा घंटाकार, कीपाकार, नलिकाकार, द्विष्ट या जीवाकार। इसका रंग भी देखेंगे और अन्य और जो लक्षण उपस्थित होंगे वो भी देखेंगे। फिर है पेरियंत। पेरियंत जो होता है उसमें क्या देखेंगे, परिदल की संख्या, फिर चक्रीय संख्या है अथवा नहीं है, पृथक परिदलीय है कि संयुक्त है, बाह्य दलाभ है कि दलाभ है, कोर स्पर्शी, विवर्तित, कोर छादी, क्विंचन कुंसिल। रंग, अगर रंग देखेंगे और उसके अन्य लक्षण देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे एंड्रोशियम, जो क्या होता है, पुष्प का मेन, फ्लावर का मेन भाग होता है। ठीक है। मेन पार्ट होता है, आवश्यक अंग होता है। पुंकेसर की संख्या कैसी है, जननक्षम है या अजननक्षम है, पृथक है, संघी है, युक्त कोशी है कि संयुक्त पुंकेसरी है, कि दल लग्न है, परिदल लग्न है, पूजायांगी है, द्विदीर्घी है कि चतुर्दीर्घी है, आलग्न है कि निश्चित है, एक कोष्ठी है या दो कोष्ठी है। पराकोश की संलग्नता देखेंगे तो अधा बुद्ध बधु, संलग्न पृष्ठलग्न, मुक्त दोली और पराकोश स्फुटन है, अंतर्मुखी या फिर बहिर्मुखी। फिर देखेंगे जायांग। जायांग कैसा है कि अंडप की संख्या कितनी है, वियुक्ता अंडपी है कि संयुक्ता अंडपी है, ऊर्ध्ववर्ती, अधोऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती अंडाशय है, एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुर्कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय कि नहीं। बीजांडों की संख्या तथा बीजांडान्यास देखेंगे, बीजांड की संख्या कितनी है, बीजांड का जो संख्या है वो कैसा है, उसमें क्रम कैसा है, वर्तिका कैसी है, वर्तिका के प्रकार क्या है, ये वर्तिकाग्र जो है वो समुंड है, पिच्छकी है कि डंबलाकार है, ये सारे लक्षण देखेंगे। फिर फल के कौन कौन से लक्षण देखेंगे, तो सरल फल है कि पुंज फल है, संग्रथित फल है। 3 जो प्रकार होते हैं फलों के उसमें से छांटेंगे। फिर पुष्प सूत्र देखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प की संरचना देखेंगे, पुष्प सूत्र कैसे होता है। ठीक है। पुष्प सूत्र को अभिव्यक्त कैसे किया जाता है, इसी सूत्र को पुष्प सूत्र कहते हैं, या इसको समीकरण, उनकी जो संरचनाएं हैं, लक्षणों हैं, उनके द्वारा देखो पुष्प सूत्र किसको बोलते हैं। पुष्प सूत्र में उनके जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनको, उनके लक्षणों और स्थितियों के आधार पर उनको संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाना पुष्प सूत्र कहलाता है। सूत्र का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संकेतों के रूप में व्यक्त करना सूत्र कहलाता है। ठीक है। तो पुष्प सूत्र बोल रहा है तो पुष्प के आकार, स्थिति और लक्षण, जो उनमें अंगों, पुष्प के जो अंगों में उनकी स्थिति है, लक्षण है और आकार है, उनके आधार पर उनको किन किन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं पुष्प सूत्र। क्लियर। तो कौन कौन से चिन्ह है आइए देखते हैं। पहला है सहपत्र और उपबाह्य दल पुंज, ब्रैकेट्स और एपिकैलिक्स, ब्रैकेट्स और एपिकैलिक्स बोलते हैं जिसको। सहपत्री या अगर निपत्री है, सहपत्र है मतलब अगर किसी भी पुष्प में सहपत्र प्रेजेंट है तो उसको BR से डिनोट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद सहपत्र विहीन अर्थात असहपत्री या अनिपत्री है तो EBR है ना। और अगर सहपत्रिया युक्त लघु निपत्री है तो BRL और उपबाह्य दल पुंज उपस्थित है तो EPK बोलेंगे। अगर इनकी सम्मिति की बात करते हैं, पुष्प की सम्मिति की बात करते हैं, अगर ये त्रिज्या सम्मित है या फिर नियमित है
त्रिज्या सममित मतलब अगर हम लोग उसको कट करते हैं तो वो कैसे सममिति प्रदर्शित करती है, उस हिसाब से अगर त्रिज्या सममित है मतलब इस ऐसे काटेंगे तो बराबर दो भागों में बटेगा, ऐसे बांट के काटेंगे तो LS और TS अगर काटते हैं अगर दो बराबर भागों में बटता है तो उसको बोलेंगे त्रिज्या सममित या नियमित पुष्प। उसको कैसे डिनोट करते हैं तो इस प्रकार से डॉट लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर एक व्यास सममित है मतलब अगर किसी भी एंगल से अगर उसको पुष्प को कट करते हैं और वो दो असमान भागों में बटता है या उसको अनियमित या एक व्यास सममित बोलेंगे। उसको इस प्रकार के चिन्हों से संकेतों से उसको रिकमेंड करेंगे, डिनोट करेंगे सिंबल से, ठीक है। फिर अगर देखेंगे लिंग तो क्या होगा, पुंग केसरी होता है उसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ऐसे गोल बनाते हैं और एक तीर बनाते हैं। फिर उभयलिंगी को कैसे डिनोट करेंगे, इस प्रकार से तीर बनाएंगे और नीचे प्लस रहेगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ है, पुंकेसर तो हो गया आपका मेल गैमेट के लिए, किसके लिए हो गया, मेल गैमेट के लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर फीमेल गैमेट के लिए उसको बोलते हैं स्त्री केसर। उसको कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। इसको बोलेंगे स्त्री केसर। इसको आप लोग नोट डाउन या फिर अच्छे से दिमाग में बैठाते जाइए, ये इसी से ही पुष्प सूत्र बनेगा, इसी रूल से, ओके। उसके बाद है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज अगर है तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको के से डिनोट करेंगे। यदि बाह्य दल पुंज उपस्थित है तो उसको के से डिनोट करेंगे। अगर उनकी संख्या पृथक पृथक है मतलब अलग अलग है, मान के चलो किसी भी पुष्प में 5 बाह्य दल है तो के 5 लिखेंगे, 6 है तो के 6 लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये पृथक पृथक है मतलब अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, के 5 और के 6। फिर अगर ये संयुक्त है तो संयुक्त में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। फिर कोरोला देखेंगे, कोरोला है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे सी से। अगर 5 है तो 5 पृथक है तो ऐसे, और 5 संयुक्त है तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे। 6 है तो 6, 3 है तो 3, 4 है तो 4। इसके बगल में लगेंगे अगर पेरियंथ जो है, परिदल जो है वो अलग अलग है, संयुक्त रूप से नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, एक साथ संयुक्त नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे P5, P4, P3, ठीक है। अगर पेरियंथ जो है आपका जो परिदल है अगर वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संयुक्त रूप में है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में। सबके लिए यही रूल फॉलो होगा। अब देखते हैं एंड्रोशियम, पुमंग को दर्शाएंगे हम लोग, तो पुमंग को एंड्रोशियम का स्टार्टिंग लेटर है ए, तो इसको लिखेंगे ए, है ना। अगर ये अनुपस्थित है, पुंकेसर अगर किसी पुष्प में अनुपस्थित है, क्योंकि कोई कोई पुष्प जो होता है वो होता है एक लिंगी, ठीक है। अगर वो एक लिंगी है मतलब वो मादा गैमेट वाला है, फीमेल गैमेट वाला है, तो उसमें एंड्रोशियम नहीं होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, एंड्रोशियम की संख्या लिखेंगे 0। अगर वो 5 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो उसके संख्या के रूप में दर्शाएंगे। उसके बाद यदि वो असंख्य है, जो पुंकेसर है वो क्या है, असंख्य है, तो इन्फिनिटिव से दर्शाएंगे उसको। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद है अगर ये संयुक्त है तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर दल लग्न पुंकेसर है, दल लगा हुआ है उसके साथ, तो इसको लिखेंगे CA, ठीक है। अगर 5 पुंकेसर, अगर 2 चक्र में है पुंकेसर, जैसे होता है ना, ये एक चक्र हो गया, ये हो गया एक चक्र, फिर हो गया ये दूसरा चक्र, ये अगर ये 5 की संख्या में है तो इसको लिखेंगे 5 धन 5। अगर ये 3 की संख्या में तो 5 धन 5, 3। फिर होगा परिदल लग्न पुंकेसर PA, इसको इससे ऐसे दर्शाएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग जायांग। जायांग को हम लोग स्टार्टिंग वर्ड होता है आपका G, ठीक है। इसको जायांग को G से दर्शाएंगे। जायांग अगर ऊर्ध्ववर्ती है तो उसको कैसे दिखेंगे, इस प्रकार का नीचे लाइन खींचेंगे, एक लेटरल लाइन। फिर 2 अगर पृथक अंडप है तो 2 लिखेंगे, अंडपों की संख्या के आधार पर उसके बाजू में लिखेंगे। अगर वो संयुक्त नहीं है ना, पृथक पृथक है, तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर वो संयुक्त है तो उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, क्लियर। अगर जायांग जो है वो अर्ध ऊर्ध्ववर्ती है, क्या है, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती, तो क्या करेंगे, इसके बाजू में डैश लगाएंगे। और अगर जायांग जो है अधोवर्ती है तो कहाँ लगाएंगे, जी के ऊपर में डैश लगाएंगे। फिर अगर अंडप अनुपस्थित है, जो जी है वो जायांग जो है वो 0 लिखेंगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुष्प आरेख। पुष्प आरेख क्या होता है कि उसकी जो चित्रण होती है उसको अनिवार्य रूप से किया जाता है, उसको चित्र बनाना भी बोलते हैं। किसी पुष्प का पुष्प आरेख ऐसा नक्शा है जो उसमें उपस्थित पुष्प के उपस्थित जो लक्षण होते हैं उसको क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। पुष्प आरेख या पुष्प जो चित्र होता है वो हमेशा वृत्ताकार रूप में होगा, ठीक है, और वृत्त के रूप में ही दर्शाया जाता है। बाह्य दल पुंज सबसे बाहर की ओर, उसके बाद दल पुंज, पुंकेसर और सबसे अंदर अंडपो बीजांडा न्यास को दर्शाया जाता है, ठीक है। पुष्प
आरेख के ऊपर में एक छोटा वृत्त बनाकर मातृ अक्ष को दर्शाया जाता है। अग्रस्थ पुष्पों में मातृ अक्ष नहीं दर्शाया जाता। जो टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं उसमें मातृ अक्ष को नहीं दर्शाया जाता। यदि पुष्प में सहपत्र होते हैं तो क्या बना देते हैं, यदि पुष्प जो है उसमें क्या होता है, सहपत्र उपस्थित होता है तो आरेख के नीचे एक सेक्शन बना दिया जाता है। यदि पुष्प में सहपत्रिकाएं भी पाई जाती है तो उनके आरेख जो होते हैं उनमें पार्श्व बना देते हैं। सबसे बाहर दल की संख्या को बनाते हैं, इसके बाद दलों को एक रूप में बनाते हैं, लेकिन ये दलों के एकांतरित होते हैं। जब एक चक्र में सभी भाग जुड़े हों तो, अगर एक चक्र में सभी भाग जुड़े हो तो आरेख में उनके सिरों को रेखाओं से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जब दो चक्र परस्पर जुड़े हुए होते हैं जैसे कि पुंकेसर और दल, तब संबंधित भागों को जोड़ने वाली रेखा खींच देते हैं। पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसरों के आरेख जो होते हैं उनके अंदर में पराग कोषों के काट के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये एक से अधिक चक्र में होते हैं तो इसे उस अनुरूप में दर्शाते हैं। जैसे कि बहिर्मुखी पराग कोषों का मुख जो होता है, मतलब जो बाहर की तरफ मुख करने वाले जो पराग कोष होते हैं और उनको दलों की ओर, और अगर अंतर्मुखी पराग कोष होते हैं तो उनकी जायांग बनाते हैं। पुंकेसरों को क्रॉस या तारक के रूप में दर्शाते हैं, जो क्रॉस होता है या फिर तारा, पुंकेसर जो होता है उसको क्रॉस या फिर तारक के रूप में दर्शाते हैं। पुष्प आरेख में जायांग को अंडाशय के अनुप्रस्थ काट के रूप में दर्शाती हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि उनको कैसे कैसे दर्शाते हैं। अगर जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक मतलब समझ में आया आपको, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था। पुंकेसरी या फिर जाइगोमॉर्फिक है तो इस प्रकार से दर्शाएंगे इसको परसेंटेज या फिर एक कॉट से। अगर एक्टिनोमॉर्फिक है ना, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, चारों तरफ से। जाइगोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि एक काट में ही दिखाएगा और एक्टिनोमॉर्फिक सब काट में दिखाएगा। अगर मेल है तो इस प्रकार से, फीमेल है तो इस प्रकार से, बाइसेक्सुअल है तो इस प्रकार के सिंबल से दर्शाएंगे। फिर है मदर एक्सिस, जिसको क्या करते हैं हम लोग एक डॉट के रूप में दर्शाते हैं। मदर एक्सिस को सेपल जो होता है उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं पत्तीनुमा संरचना में, पेटल को अर्धचंद्राकार रूप में, और पेटल विक्त अगर नेक्टर ग्लैंड है तो इस प्रकार से चंद्र बिंदु नीचे में लगा देते हैं। फिर स्टेमिनॉइड है ना, जिसमें डबल बिंदु और डबल क्रॉस से। डाइसियस, स्टेमिन जो है अगर डाइसियस है तो इस प्रकार से, मोनोस्थियस है तो इस प्रकार से, और मोनोकार्पिलरी गायनोशियम है तो एक प्रकार का अंडा दिखाएंगे, और बाइकार्पिलरी है तो दो प्रकार का दिखाएंगे। अगर मल्टी कार्पिलरी है गायनोशियम तो इस प्रकार से शो करेंगे। डिस्कनेक्टर है तो इस प्रकार से, और मोनो डाइफेलस एंड्रोशियम है तो इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार का जो चित्र है इनको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा किस किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है, कौन कौन सा संकेत जो होता है वो किस किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है और कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, इसको किस क्रम में, किस ऑर्डर में इसको दर्शाएंगे, आगे देखते हैं। यदि सहपत्र है, ये तो समझ में आ गया आपको, ये वही चीज़ है जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये है आपका सरसों का पुष्प, और सरसों के पुष्प को जो क्रम होता है, पुष्पों का क्रम जो होता है उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। देखो, सरसों के पुष्प में जो सेपल होता है ये है मदर एक्सिस, ठीक, सॉरी मदर एक्सिस नहीं है, ये एक्टिनोमॉर्फिक। आपका एक्टिनोमॉर्फिक है मतलब कहीं से भी काटेंगे तो इस प्रकार का समानता प्रदर्शित करेगा। देन उसके बाद है सेपल। सेपल इस प्रकार है, तो सेपल क्या होता है, हम लोगों ने सेपल की संरचना पढ़ी थी कि वो कैसे कैसे उसको हम लोग को कर सकते हैं, क्रम में दर्शा सकते हैं। सेपल दर्शाएंगे जो क्या होता है वी शेप में होता है ना। फिर जो पेटल होता है अर्धचंद्राकार में होता है। फिर स्टेमिन, स्टेमिन के बाद ओवेरी। क्लियर, ये होता है पुष्प आरेख। कुल के पुराने, कुछ कुल जो है उनके पुराने नामों को बदल के क्या किया गया है, नए नाम दिए गए हैं। जैसे कि एम्बलीफेरी है उसको एपीएसी नाम दिया गया है, पॉमी है उसको एरिकेसी, लेग्यूमिनेसी है उसको फेबिसी बोलते हैं, लेबिएटी है उसको लेमिएसी बोलते हैं, ग्रेमिनी है उसको पोएसी बोलते हैं, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी, और कंपोजिटी को एस्टीरिएसी कुल कहा जाता है। ठीक,
फिर है लिलिएसी या लिली कुल। अगर लिली कुल की बारे में बात करते हैं हम लोग, तो लिलिएसी कुल जो होता है वो पौधों विश्वव्यापी पौधे होते हैं ना, ये सिर्फ किसी एक स्थान पे नहीं है, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इसके जो प्रजाति हैं इनमें लगभग 250 वंश है और 3700 जातियां हैं। इनमें कितने वंश है? 250 वंश है और 3700 जातियां। भारत की इस कुल में 35 वंश तथा 195 जातियां मिलती है। पौधे जो होते हैं वो शीतोष्ण होते हैं तथा उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? शीतोष्ण प्रदेश में होते हैं और उष्ण प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। स्वभाव जो होता है ये प्रायः बहुवर्षीय शाख है। कुछ पादप छूप के रूप में जैसे कि युक्का, ड्रेसिना तथा आरोही के रूप में स्माइलेक्स और एस्पेरेगस प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो जड़ होते हैं वो अपस्थानिक जड़ तंत्र पाया जाता है, मूसलाधार तंत्र अनुपस्थित होता है ना। और कुछ पौधे में क्या होते हैं? गांठदार या कंदील जड़ें होती हैं। लिलिएसी कुल के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इसमें पेरियंथ जो पाया जाता है वो 3-3 के चक्र में होता है। परिदल लग्न जो होता है वो उनमें पुंकेसर जो होते हैं 3-3 के 2 चक्रों में होते हैं। त्रिकोष्ठीय अंडाशय होता है, अक्ष लग्न जरायु विन्यास होता है और कैप्सूल या बेरी फल होता है। ठीक है, इसका फल जो होता है वो बेरी या कैप्सूल प्रकार का होता है। अगर इसके तने की बात करेंगे तो तना क्या होता है? सीधा होता है, साकीय होता है, कभी कभी काष्ठी या आरोही भी होता है, काष्ठयुक्त और आरोही होता है। लहसुन तथा प्याज और लिलियम आदि के तना बल्ब के रूप में होता है, जबकि रसकस जो होता है एस्पेगेरस एवं क्लेडोड के रूप में रूपांतरित होता है। पत्ती जो होता है वो अनुपत्री होता है और सरल होता है, एकांतरित होता है, विपरीत चक्रों में व्यवस्थित होता है। स्माइलेक्स में अनुपत्र प्रतान के रूप में उपस्थित होता है। पत्तियों में प्रायः समानांतर शीरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। पुष्पक्रम जो होता है वो क्या होता है? सोलिटरी टर्मिनल होता है, एकल अग्रस्त होता है और कुछ पौधों में एकल कक्षस्थ होता है, सोलिटरी एक्सिलरी भी होता है। पुष्पक्रम मिलता है प्याज, ओनियन तथा कुछ अन्य पौधों में स्केपिजिस पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लावर जो होता है इसका सहपत्री होता है, ब्रैक्टिएट होता है। ठीक है, सवृंती होता है तथा अवृंती अपूर्ण द्विलिंगी, अपवाद स्वरूप एकलिंगी और जायांगधर त्रिज्या समित और त्रितयी होता है। परिदल पुंज जो होता है उसमें परिदलों की संख्या जो होती है 6-3 और 4-3 के चक्र 2 चक्रों के रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, परिदल दलाभ और पृथक परिदलीय या फिर संयुक्त परिदलीय होता है। जो परिदल होता है इसका या तो संयुक्त होगा या फिर पृथक भी हो सकता है। इनमें कोर विस्पर्शी मतलब इन लोगों का जो कोर होता है, मतलब जो साइड का जो किनारा होता है ये एक दूसरे से क्या होता है? कोर विस्पर्शी वेलवेट होता है, टच हुआ होता है। ठीक है, फिर है एंड्रोसियम। पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? इसमें 6 होती है, जो 2 के चक्र में 3-3 2 के चक्र में इसमें उपस्थित होते हैं। और परिदल के विपरीत मुक्त पृथक परिदलों वाले कुछ पुष्पों में पुमंग जो होते हैं परिदल से संलग्न होते हैं। फिलामेंट लंबे होते हैं, डाइसियस होते हैं मतलब द्विकोष्ठिकीय होते हैं, अंतर्मुखी, आधार लग्न और मुक्त दोली प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग जायांग की बात करते हैं तो लिलिएसी कुल में जायांग जो होता है वो त्रिअंडपी होता है, संयुक्त अंडपी होता है, जुड़े होते हैं। जो त्रिअंडपी होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, त्रिकोष्ठिकीय होते 3 कोष्ठक में होते हैं और वर्तिकाग्र त्रिपलित होता है। पुष्प के क्रम है, उनके लक्षण देखें, उनके आधार पर लिखते हैं कि जो फूल होगा, पुष्प जो आरेख होगा वो ब्रैक्टिएट होगा। देन उसके बाद ये एक्टिनोमार्फिक होता है, एक्टिनोमार्फिक के बाद ये उभयलिंगी होगा। ठीक है, हम लोगों ने जो थ्योरी में पढ़ा है उसी को सूत्र के रूप में लिखना है। फिर जो पेरियंथ होगा, पेरियंथ से हम लोग 3-3 के चक्र में 6 पेरियंथ होंगे। एंड्रोसियम भी होगा, वो 2 चक्र में होता है, 3 और 3 की संख्या में जो उपस्थित होंगे या फिर 3 और 0 की संख्या में उपस्थित होंगे। फिर जो गाइनोशियम होगा वो क्या होगा? जो संयुक्तांडपी है, त्रिअंडपी है और संयुक्तांडपी है, तीनों अंडे जो है वो जुड़े हुए हैं। और उसके बाद है उभयवर्ती। ठीक है, ये आपका लिलिएसी कुल का पौधा। इसका पहचान और वर्गीकरण क्या है? मोनोकॉटिलिडियन से ये अपस्थानिक जड़ तंत्र रखते हैं, पत्तियों में समानांतर शीरा विन्यास होता है, त्रितयी पुष्प होते हैं, एक बीजपत्री और युक्त भ्रूण होते हैं। ठीक है, अगर इसको सीरीज में देखेंगे तो क्रोनोनेरी, दलाप, परिदल पुंज, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। और अगर कुल में देखेंगे तो लिलिएसी एस्केपिजरस रेखीय पुष्प प्रक्रम होता है। इसको हम लोग थ्योरी में लिख रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सूत्र में दर्शाया। परिदल पुंज 3-3 के 2 चक्कर में होता है, 6 पुंकेसर होते हैं जो
इन 3 के 2 चक्रों में होता है। फिर परिदल लग्न होता है पुंकेसर, ठीक है। 2 5 कोष्ठीय परंतु सामान्यतः त्रिकोष्ठकीय होते हैं। अक्षल लग्न होते हैं, जरायु विन्यास होता है, कैप्सूल या बेरी फल लगा होता है और इसमें बंद पुंकेसरों की अनुपस्थिति होती है। देन उसके बाद अगर लिलियेसी कुल का आर्थिक महत्व देखेंगे तो लिलियेसी कुल के जो प्रजाति हैं उनमें से आपका प्याज, लहसुन, सतावर जो है वो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। लहसुन और जो प्याज होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को, लहसुन जो होता है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। प्याज जो होता है वो सलाद के रूप में और मसाले के रूप में प्रयोग होता है। सतावर जो होता है इसका क्या करते हैं, सलाद के रूप में खाया जाता है और उबाल कर खाया जाता है, सूप के निर्माण में भी प्रयोग होता है। अगर इसका औषधीय उपयोग देखेंगे तो हिरण तूतिया, कॉलवियकम ल्यूटियम जिसका वैज्ञानिक नाम है, इसके यकृत के बीमारियों का इलाज होता है और औषधियाँ बनाई जाती है। गाठिया रोग में भी यूज़ होता है। सतमूली का जो पौधा है उसका उपयोग जड़ों तेल बनाने में और तंत्रिकीय रोगों को दूर करने के लिए औषधीय रूप में यूज़ किया जाता है। फिर है स्माइलेक्स ग्लैना, स्माइलेक्स चाइना से सरसपरिला नामक औषधि प्राप्त होता है जिसका उपयोग सर्पदंश और चर्म रोगों में यूज़ किया जाता है। फिर अगर एलोवेरा, घृत कुमारी भी जो है, एलोवेरा जिसको बोलते हैं हम लोग, घृत कुमारी नाम है इसका, घी कुमार भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, कांतिकारक स्किन टोनर्स के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका पत्ती जो होता है पल्प और बवासीर के या भगंदर के उपचार में भी उपयोगी होता है। क्लियर। फिर है अगर शोभाकार पौधे के रूप में इसका उपयोग देखेंगे तो इक्का एलोइफिडिया, रेसे प्रदान करने वाले पौधे के रूप में देखेंगे तो यूक्का फिलामेंटोसा जो क्या होता है, चटाई, रस्सी आदि के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। अगर व्यावसायिक कार्यों में भी अनेक पौधे इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर दूसरा है पॉप्लियोनेसी कुल या फिर पॉलियोनेटी, इसको पॉप्लियोनिटी या फिर पॉप्लियोनेसी भी कहते हैं। इसको फेबेसी या फिर दलहन कुल के नाम से भी जाना जाता है। फेबेसी कुल भी बोल सकते हैं इसको, है ना, और पॉलिनियसी कुल भी बोल सकते हैं इसको। दलहन कुल भी, इसमें पल्स फैमिली बोल सकते हैं, दलहन कुल बोल सकते हैं। इसमें लगभग 482 से ज़्यादा वंश और 1200 से ज़्यादा जातियाँ मिलती हैं हमारे से भारत में। ये भी विश्वव्यापी पौधा और 1 वर्षीय पौधा होता है। इसका जो तना होता है, अगर इसका जड़ की बात करेंगे तो ग्रंथि होता है और मूसलाधार जड़ तंत्र होता है। अगर तना देखेंगे तो वायवीय होगा, ऊर्ध्व होता है ना। कुछ शीशम वगैरह में क्या होता है, काष्ठीय होता है। पत्ती जो होते हैं वो अनुपत्री होते हैं, अनूनपत्री होते हैं, सवृंती होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, पिक्षकी होते हैं, हस्ताकार होते हैं और संयुक्त सिरा विन्यास या जालिकावत होते हैं। पुष्प क्रम क्या होता है, असीमाक्षीय, पैनिकल और एकल कक्षस्थ होता है। फ्लावर जो होता है निपत्री होता है, लघु निपत्री यानी सहनिपत्री, सवृंती, पूर्ण द्विलिंगी, विषम सम्मित, जायांगधर होते हैं और क्या होते हैं, पेप्लियोनियसी पंचतई होते हैं। बाह्य दल पुंज अगर कैलिक्स की बात करेंगे तो संख्या 5 होगा। चीर लग्न, पृथक और संयुक्त बाह्य दली कोर छादी या कोर स्पर्शी होगा। दल पुंज की बात करेंगे तो प्रायः दलों की संख्या 5 होती है, पृथक होते हैं, अलग अलग होती है। पेप्लियोनियसी दल विन्यास वैक्सिलरी होता है। ये है आपका दलहन कुल का, ये है आपका फ्लोरल डायग्राम, इसको आप बनाएंगे। इसके ओवेरी का डायग्राम, इस पूरे संपूर्ण डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। पेप्लियोनियसी कुल को लिखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर इसकी एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम की संख्या होती है 10 जो 9-1 के रूप में व्यवस्थित होता है। किसमें, 9-1 के 2 समूहों के रूप में व्यवस्थित होता है, अर्थात डाइडेलपस होता है, द्विसंगी होता है। पोंगेमिया एवं क्रोटेलेरिया में एक संगी पुंकेसर पाए जाते हैं और ये द्विपालित तथा आधार लग्न होते हैं। यदि अगर हम लोग गाइनोशियम की बात करते हैं तो एक अंडपीय, एक कोष्ठकीय होता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती अथवा अधोवर्ती होता है। वर्तिका जो होता है वो सरल होता है और समुंड जरायु विन्यास सीमांत होता है। फल अगर देखेंगे तो लेग्यूम होता है या फिर लोमेंटम होता है। बीज देखेंगे अभ्रूणपोषी होता है, मतलब अत्यंत अभ्रूण, इसमें भ्रूणपोष या तो छोटा होगा या फिर नहीं होगा। पुष्पसूत्र देखेंगे अगर इसका तो ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, सॉरी इसको जाइगोमार्फिक बोलते हैं। ये हो गया बाइसेक्सुअल। कैलिक जो है वो संयुक्त रूप में है इसलिए 5 का ऐसे दर्शाएंगे। कोरोला जो होता है 1 होता है, फिर धन 2 3 के चक्र में होगा, जिसमें से जो 2 होगा वो क्या होगा, संयुक्त होगा और एक तितली नुमा, इसको ये हम लोगों ने पढ़ा था, तितली नुमा रचना जिसका होता है ये वही है, ठीक है। एंड्रोशियम जो होगा या तो 9 संयुक्त और एक अलग से होगा या फिर 10 होगा, ठीक है। और अगर गाइनोशियम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, 1 होता है, इसकी संख्या 1 अंडपी होती है। इसके कुल का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, ये जाइगोमार्फिक होता है, पुष्प होता है ना। जो हम लोग लिखे अभी वही लिखना है। चीरदल लग्न होता है, दल विन्यास होता है, पुंकेसर की संख्या 10 होती है, एक संगी द्विसंगी भी होता है, 9-1 की अवस्था में रहता है, नॉड्यूलर
नॉड्यूल मतलब जड़ तंत्र में गांठ नुमा संरचना पाया जाता है। सीमांत जरायु विन्यास होता है। लेग्यूम या लुमेंटम फल होता है इसका। पहचान देखेंगे तो इसमें मूसलाधार तंत्र होता है, द्विबीजपत्री होता है, जलिकावत सीरा विन्यास होता है। इसके पत्तियों में पंचतई पुष्प होता है या फिर चतुर्थई पुष्प होता है। दो बीजपत्री वाले में भ्रूण जो होता है वाला भ्रूण होता है, ठीक है। अगर इसका उपवर्ग देखेंगे तो पॉलीपेटली, जिसमें बाह्य दल कैलिक्स करोला उपस्थित होते हैं, पॉलीपेटलियस अवस्था में होते हैं। फिर सीरीज देखेंगे तो कैसली फ्लोरी अर्धाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है या फिर अधोवर्ती होता है। पुष्पासन जो होता है वो कपनुमा तथा तस्तरी नुमा पुष्पासन होता है। चीर लग्न बाह्य दल पुंज होता है, डिस्क अनुपस्थित होता है। अगर इसका गुण देखेंगे तो रोजेला होगा, गढ़, ये गुण नहीं होगा, ये गढ़ होगा, ठीक है। एकांतर और अनुपत्री होता है। इसके जो गढ़ होते हैं पुंकेसर 10 की संख्या में या फिर उससे अधिक हो सकते हैं। अंडप एक होता है या फिर अधिक भी हो सकते हैं। पुंकेसर स्वतंत्र या संघीय होता है। कुल अगर इसका देखेंगे तो लेग्यूमिनेसी कुल होता है। लेग्यूम या लोमेंटम फल एक अंडपीय अवस्था, सीमांत अब जरायु विन्यास होता है। अगर इसके उपकुल की बात करते हैं तो पेप्लियोनियटी रेसिम, इसमें रेसिम पुष्पक्रम पाया जाता है। पेप्लियोनियस दल पुंज होता है। वैक्सिलरी दल विन्यास होता है। जो दल होता है कैलिक जो होता है उस वैक्सिलरी टाइप का होता है। 10 पुंकेसर होते हैं, एक संघीय या द्विसंघीय होते हैं और लेग्यूम फल होता है। क्लियर। फिर आर्थिक महत्व के पौधे हैं इसमें अरहर, चना, मसूर, मूंग, उड़द, मटर, जिसका दाल हम लोग खाते हैं। सब्जी प्रदान करने वाले पौधे हैं राजमा, लोबिया, सेम। तेल प्रदान करने वाले फूल पुष्प पौधे भी मिलते हैं जैसे कि मूंगफली, करंज। औषधि प्रदान करने वाले में मुलठी, सोरालिया, कोलारिया, फोलिया, जिसको बोलते हैं इमारती लकड़ी क्या क्या प्रदान करते हैं तो बीजासार है, जिसको टेरोकॉर्पस मार्सुपियम भी बोलते हैं। इससे प्राप्त गोंद का उपयोग पायरिया एवं अतिसार के उपचार में किया जाता है। शीशम का उपयोग, काला शीशम का उपयोग आपको पता ही है। रेशे वाले पौधे देते हैं ये, जैसे कि सनाई और सिस्बेनिया कैनाबिया, जो रेशों से मछली मारने के जाल का निर्माण करते हैं। अन्य पौधे में देखेंगे तो शोभाकार पौधे में पारिजात का फूल, फूल मटर, अपराजिता का फूल इसी कुल में आता है। नेक्स्ट है आपके रंग देने वाले पौधे हैं, जिसमें से नील पादप है, एरिचिना वेरिगेटा है और ढाक या पलास का फूल। जो पलास का फूल आप लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में अक्सर देखने को मिल जाएगा आपका। चारा देने वाले पौधे हैं क्लोवर, कुल्थी, अकरी और रिजका, ठीक है। सबके वैज्ञानिक नाम आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट कुल सोलेनेसी। 3 कुल यहाँ पे बताए गए हैं आपका, लिलिएसी, फिर पेप्लियोनेसी या फिर फेबेसी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद है सोलेनेसी। सोलेनेसी को आलू कुल या धतूरा कुल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें सर्वव्यापी पौधे होते हैं, लगभग 90 वंश हैं, 2800 जातियाँ हैं और इस कुल में 15 वंश तथा 90 जातियाँ जो है वो भारत में मिलती हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, शाक, छूप तथा वृक्ष तीनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अगर इनके जड़ की बात करेंगे तो मूसलाधार तंत्र होता है, जो तना होता है वायवीय होता है, शाखी, काष्ठी, ऊर्ध्व होता है, ठीक है। इसमें जो शाखित होता है वो ठोस रोमिल होता है। आलू में तना की कुछ शाखाएं भूमिगत होकर अपने शीर्ष पर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके कंदील हो जाती है, कांदे के समान संरचना प्रदर्शित करती है। अगर पत्तियों की बात करेंगे तो अनुपत्री होता है, सवृंती, एकांतर, सरल और आलू में टमाटर में पिच्छाकार संयुक्त एक पिच्छकी, जलिकावत और सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। अगर पुष्प क्रम की बात करेंगे तो रूपांतरित ससीमाक्ष पुष्प होता है और पुष्पक्रम ससीमाक्ष होता है, ठीक है। फिर पुष्प जो है अनिपत्री होता है, निपत्री होता है, सवृंती, पूर्ण द्विलिंगी होता है, त्रिज्या समेत मतलब एक्टिनोमार्फिक होता है, जायांगोधर होता है, लेकिन अंडकों की तिरछी स्थिति के कारण एक व्यास समेत पंचतई भी होती है। बाह्य दलपुंज अगर कैलिक्स की संख्या देखेंगे तो 5 होता है, संयुक्त होता है, ठीक है। और चीर लग्न, कोर छादी और कोर स्पर्शी होता है। अगर सेलेनेसी कुल के बात करेंगे हम लोग, उसके बाद ये बाद में आएगा ना आपका। फिर अगर कोरोला की बात करेंगे तो कोरोला जो है उसकी संख्या 5 होगी, ठीक है। उसकी संख्या 5 होगी। ये संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कीपनुमा होते हैं, घंटीनुमा होते हैं, कोर स्पर्शी और व्यथित होते हैं। अगर एंड्रोशियम की बात करेंगे तो पुंकेसरों की संख्या 5 होती है, पृथक पुंकेसरी होते हैं, दल लग्न होते हैं, परागकोश द्विपालित तथा आधार लग्न होते हैं, ठीक है। अगर अब जायांग की बात करते हैं तो जायांग जो होते हैं वो द्विअंडपी होंगे, संयुक्तांडपीय होते हैं, द्विकोष्ठकीय होते हैं, ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इनके अंडाशय आंशिक रूप से मुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये तिरछी स्थिति में आ जाते हैं। नए सेप्टम के निर्माण होने से अंडाशय 4 कोष्ठकीय या बहुकोष्ठकीय हो जाता है। वर्तिका एक तथा अंतस्थ वर्तिका द्विपालित होता है। जरायु विन्यास अक्षलग्न अंडाशय के
नीचे मकरंद चक्रिका के रूप में व्यवस्थित होता है। अगर सोलेनेसी कुल का पहचान का लक्षण पहचानने के लिए अगर उनके लक्षणों की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, कीप नुमा होता है और घंटी नुमा पुष्प होता है। बाह्य तलपुंज जो होता है वो चीर लग्न होता है, परसिस्टेंट होता है। पुंकेसर जो होते हैं वो दल लग्न होते हैं, दल से जुड़े रहते हैं। इपिकैलिक्स जिसको बोल सकते हैं, इपिपेटलियस बोल सकते हैं। अंडाशय जो होता है ऊर्ध्ववर्ती होता है और तिरछे रूप में होता है। अक्ष लग्न जो होता है वो जरायु विन्यास होता है। फल जो होता है बेरी या कैप्सूल प्रकार का होता है। क्लियर। बीज जो होता है वो भ्रूणपोषी होता है। अगर इसका पुष्पीय सूत्र देखेंगे तो ये क्या होता है, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट दोनों प्रकार का हो सकता है। ये है आपका एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक दोनों हो सकता है। ये उभयलिंगी होता है। कैलिक जो होते हैं 5 की संख्या में होते हैं और संयुक्त होते हैं। करोला जो होते हैं 5 की संख्या में होते हैं, संयुक्त होते हैं। एंड्रोशियम 5 होते हैं लेकिन पृथक होते हैं। गायनोसियम 2 की संख्या द्विअंडपी होते हैं और ज्वाइंट होते हैं। अगर पहचान एवं वर्गीकरण देखेंगे तो इसका वर्ग है डाइकोटिलिडियंस। मूसलाधार तंत्र पाया जाता है। जालिकावत सीरा विन्यास होता है। चतुर्थई और पंचतई पुष्प होते हैं। 2 बीजपत्री वाला भ्रूण होता है। जो हम लोगों ने सोलेनेसी कुल में लक्षण देखा वही सब इसमें लिखना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जैसे उपवर्ग गैमोपेटली, सिर्फ आपको नाम याद करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग बात किए डाइकोटिलिडियंस की, फिर उपवर्ग है गैमोपेटली, इसमें संयुक्त दल अवस्था होता है ना। दलपुंज और बाह्य दलपुंज उपस्थित होते हैं। फिर सीरीज श्रेणी की बात करते हैं तो बाइकार्पेलेटी होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है और क्या होता है, अंडकों की संख्या 2-1 होती है। क्या होती है, 2-1। गण पोलिमोनियल्स प्रायः त्रिज्या सममित होते हैं, मतलब एक्टिनोमार्फिक होते हैं। पुष्प एकांतरीय दल लग्न पुमंग होते हैं। अक्ष लग्न जरायु विन्यास कुल के होते हैं। ठीक है। फिर अगर कुल देखेंगे तो सोलेनेसी कुल में ससीमाक्ष पुष्प क्रम पाया जाता है। कीप नुमा या घंटाकार पुष्प होता है। चीर लग्न बाह्य दल पुंज होता है। तिरछा अंडाशय होता है। बेरी या कैप्सूल प्रकार का फल पाया जाता है। ये है आपका चित्र, पुष्प आरेख, टीएस, एलएस, गायनोशियम, एंड्रोशियम। ये सब के डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। फिर देखते हैं कि आर्थिक महत्व वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। बैंगन खाने के लिए जो खाद्य महत्व वाले पौधे जो होते हैं, टमाटर, लाल मिर्च, मकोई, आलू। औषधीय पुष्प में देखेंगे तो धतूरा, स्ट्रोमियम, इससे क्या बनाया जाता है, इससे स्ट्रोमेनियम नामक दवाई बनाई जाती है जो कि दमा, कफ, पार्किंसंस रोग इलाज हेतु उपयोग किया जाता है। फिर है हायोस्पाइनस नाइजर, पत्तियों का दमा, हुपिंग कफ के इलाज में सिडेटिव नार्कोटिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर है छुट्रोपा एक्यूमिनाहा, ये पादप जो होते हैं एट्रोपिन दमा के रूप का स्रोत होता है जिसका उपयोग आंखों में प्यूपिल को डायलेट करने हेतु किया जाता है। फिर है अश्वगंधा, इसका उपयोग कफ, ड्रॉपसी, स्केबिस आदि के इलाज के रूप में किया जाता है। फिर अगर कुछ शोभाकार पौधे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में देखेंगे तो सेट्रम नाक्टम, पेट्यूनिया वॉल्वेसिया और साल्पिंगुलोसिस फिनाटा नाम के पौधे युक्त होते हैं। अगर नकदी फसल देखेंगे, कैश क्रॉप प्लांट इसका देखेंगे तो जैसे कि तंबाकू, इस कुल का अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा है। इसका परिपक्व पत्तियों को सुखाकर तंबाकू के रूप में विश्व भर में सिगरेट, सिगार, बीड़ी बनाने में तथा हुक्का और खैनी के रूप में किया जाता है। यह नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है क्योंकि सिगरेट आदि के निर्माण से संबंध रखने वाले लोग इसे किसानों के खेतों में लगे रहने की स्थिति में ही खरीद के ले जाते हैं। ठीक है। इसको इसलिए नकदी फसल बोला जाता है, किसको, तंबाकू का पौधा, जो सोलेनेसी कुल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके साथ ही हमारे जो 3 कुल थे, सोलेनेसी, पॉप्लियन, फेबेसी और लिलिएसी, 3 कुलों के लक्षण, उनके वर्गीकरण, उनका पुष्प आरेख, उनका डायग्राम हम लोगों ने सब पढ़ा और देखा। इसमें से इन तीनों प्रश्न में से ये जो 3 आपको कुल पढ़ाया हम लोगों ने, उन 3 कुलों में से एक कुल का पूरा डिटेल जो है वो आपको लिखने के लिए एग्जाम में देंगे ही देंगे। तो आप इन 3 कुलों का अध्ययन बहुत अच्छे से करेंगे और ये लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। क्लियर। आई होप आपको इसमें से सारे जो टॉपिक्स हैं, आपको पुष्प के आकारिकी और रूपांतरण के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका आंतरिक भाग में क्या होता है पादपों के, वो पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ हमारा ये वाला जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। सीजी शिक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद।